शक्ति अरुण के पास आकर बोला, अंकल मैं जानता हूँ कि मैं गौरी की चाहत कभी नहीं रहा और शायद उसके दिल में वो जगह भी कभी न बना सकूं जो शिव की थी। पर अंकल एक सच ये भी है कि शिव ने कभी उससे प्यार नहीं किया, पर मैं प्यार करता हूँ गौरी से। उसके इतना कहते ही अरुण के साथ साथ गौरी भी हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शक्ति उसके शेयर्स हासिल करने के लिए ये सब भी कह सकता है। तभी शक्ति अरुण के पास आकर बोला, अंकल मैं जानता हूँ कि ये बात जानकर कि मैं गौरी से प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे और शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं आपसे ये सब आपके शेयर्स हासिल करने के लिए कह रहा हूँ। पर ये सच नहीं है अंकल। सच तो ये है अंकल कि मैं बचपन से गौरी को पसंद करता हूँ, पर ये बात मैं किसी के सामने जाहिर नहीं कर सका क्योंकि गौरी हमेशा से शिव को चाहती थी, सिर्फ उसके ख्वाब देखती थी। पर फिर वो लड़की रति हमारी जिंदगी में आ गई। उस लड़की ने पहले दोस्त बनकर गौरी से उसकी बचपन की मोहब्बत छीनी और फिर मेरे और मेरे भाई के बीच दरार डाल दी। कपूस तक पहुंचने के लिए उसने सबसे पहले गौरी से दोस्ती की और उसके जरिए मुझ तक पहुंची। मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फांस कर मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई उसने। पर जब उसे पता चला कि शिव कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बनने जा रहा है तो उसने उससे शादी कर ली। यकीन मानिए अंकल, ये सारा खेल उसी लड़की का रचाया हुआ था। पर मेरी बदकिस्मती देखिए, मैंने अपने भाई को उस लड़की से बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा सका उसे। उस लड़की ने तो मुझ पर ही मेरे भाई की मौत का इल्जाम भी लगा दिया। पर आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मुझ में लाख बुराई सही पर किसी की जान नहीं ले सकता मैं। शिव मेरा सगा भाई था। यकीन कीजिए अंकल, उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। उस रात मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और आज मैं उसकी कंपनी को बचाने के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरुण ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैं जानता हूँ शक्ति कि तुम बुरे नहीं हो और मैं ये भी जानता हूँ कि शिव ने उस लड़की की खातिर मेरी बच्ची को खून के आंसू रुलाया है। इसलिए मेरे दिल से वो उसी दिन उतर चुका था जिस दिन वो रति से शादी करके कपूर हाउस पहुंचा था। और मैं ये भी जानता हूँ बेटा कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी वो लड़की ही है। पर फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मैं गौरी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ कि गौरी तुमसे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। शक्ति ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं अंकल, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, पर अपने मरे हुए भाई की ख्वाहिश पूरी जरूर करूंगा। अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी अरुण ने उसे रोका, एक मिनट बेटा। शक्ति के कदम रुक गए और वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अरुण उसके पास आकर बोले, बेटा अधिराज से मेरा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है, बल्कि मेरे लिए वो मेरे भाई की तरह है, इसलिए मैं उसकी कंपनी को डूबने नहीं दूंगा। मैं गौरी से बात करूंगा और अगर उसने इनकार कर दिया तो हम हमारी कंपनी को डूबने से बचाने का कोई और रास्ता जरूर तलाशेंगे। शक्ति ने भावुक होने का नाटक किया और उनके गले लगकर बोला, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि मेरे खुद के पापा मुझे समझे ना समझें, पर आप मुझे जरूर समझेंगे। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ और भी लोगों से मिलना है मुझे। बाय अंकल। चाय तो पीते जाओ बेटा, अरुण बोले। शक्ति मुस्कुरा दिया, नहीं अंकल, इस वक्त चाय पीने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे भाई और पापा की कंपनी को बचाना है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। अरुण ने भी गौरी की ओर देखा, पर शक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाते ही गौरी ने अपने पापा की ओर देखा और बोली, इससे पहले क्या आप मुझसे शक्ति के बारे में बात करें पापा, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मेरा जवाब ना होगा। मैं शक्ति से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? तभी अरुण ने पूछा। गौरी गुस्से में बोली, क्योंकि मैं शक्ति को जरा भी पसंद नहीं करती। उसका जवाब सुनकर अरुण उसके पास आकर बोले, जानता हूँ तुम्हारी पसंद शिव था बेटा, पर क्या वो मिला तुम्हें? गौरी कोई जवाब नहीं दे सकी और एकटक अपने पापा को देखने लगी। अरुण फिर से बोले, दिल की सुनकर देख ली बेटा तुमने, अब दिमाग की सुनकर देखो। शिव मर चुका है और अगर वो जिंदा होता भी तो तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी अपनी दोस्त ने उसे तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। इसलिए मेरी बात मानो और शक्ति से शादी कर लो। बचपन से जानते हैं हम दोनों उसे,
वो बुरा नहीं है, बल्कि उसके साथ बुरा हुआ था। अगर उसका बिजनेस नहीं चला तो उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर उसने तुम्हारी तरह रति पर भरोसा किया तो उसमें उसकी क्या गलती थी? दगाबाज तो वो लड़की निकली जिसे बेचारी समझकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसे दे दी। गलत है आप डैड, बिल्कुल गलत है। मैं शिव और रति के रास्ते से रति के लिए नहीं, बल्कि शिव की खुशी के लिए हटी थी। शिव मुझसे नहीं, बल्कि उससे प्यार करता था, और उसकी खुशी रति के साथ थी, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। गौरी रोते हुए बोली। अरुण ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और बोले, बेटा, वजह चाहे जो भी रही हो, पर सच यही है कि अब शिव इस दुनिया में नहीं है और वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें शिव के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। शक्ति और उसके परिवार को मैं तब से जानता हूँ जब से मैंने खुद को जाना है। उससे बेहतर परिवार नहीं मिलेगा तुम्हें। पलकों पर बैठा कर रखेंगे वो लोग तुम्हें, इसलिए शक्ति से शादी करने के लिए हाँ कह दो। गौरी ने अपने पापा के हाथों को अपने चेहरे से हटाया और बोली, कभी नहीं पापा, कभी नहीं। क्योंकि शिव मुझे मिले ना मिले, पर गौरी उसके अलावा कभी किसी की नहीं होगी। अगर शिव नहीं तो कोई और भी नहीं। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। अरुण परेशान होकर वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गए और गौरी के बारे में सोचने लगे। तभी अचानक उन्हें अजय का ख्याल आया। वो तुरंत उठकर खड़े हुए और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बोले, मुझे अजय साहब से मिलना होगा, क्योंकि गौरी तो नहीं मानेगी। अब मुझे ही अपनी कंपनी को डूबने से बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। दूसरी ओर रति को सारे स्टॉक की पैकिंग करवाने में शाम हो गई। वो बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। उसे घड़ी की ओर देखते देख गुप्ताजी उसके पास आकर बोले, बेटा तुम घर जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। रति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने वहीं रखा अपना बैग उठाया और बोली, थैंक यू गुप्ताजी, थैंक यू। गुप्ताजी मुस्कुरा दिए। रति तेजी से वहां से जाने लगी। वो फैक्ट्री से निकलकर सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसे टेम्पो के आने का इंतजार था, पर ज्यादातर टेम्पो भरी हुई ही आ रही थी। तभी अजय शिव के साथ उसकी गाड़ी में ऑफिस से बाहर निकला। अजय की कार रति के सामने से निकल गई, पर दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। रति अभी भी सड़क पर खड़ी टेम्पो के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक टेम्पो रुकी जिसमें बैठने के लिए जगह भी थी। रति तुरंत उसमें बैठ गई। इधर अजय ड्राइव करते हुए शिव से बोला, पहले होटल जाकर आपका सामान ले लेते हैं शिव साहब, फिर ऑफिस में अरुण साहब से मिलकर सीधे मेरे घर चलेंगे। शिव मुस्कुराते हुए बोला, सामान के नाम पर मेरे पास है ही क्या अजय साहब, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और मेरे अपनों की यादें। अगर आप मुझे सिर्फ अजय कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज, अजय बोला। शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर आप भी मुझे शिव कहेंगे तो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अजय भी मुस्कुरा दिया। वैसे शिव, आपकी पत्नी दिखती कैसी है? अगर आप मुझे बता दे तो मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, अजय बोला। शिव को फिर से उसकी याद आ गई और उसकी आंखों के सामने वो मंजर आने लगा जब उसने गौरी की जन्मदिन की रात रति को पहली बार साड़ी में देखा था। कुछ शर्माई हुई सी, कुछ घबराई हुई सी, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह चली आ रही थी जैसे आसमान से कोई परी उतरकर जमीन पर चल रही हो। क्या हुआ शिव, रति जी की यादों में खो गए क्या? तभी अजय ने पूछा तो शिव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती अजय, उसकी यादें ही मेरे दिल के धड़कने की वजह है। तो फिर बताइए ना कि वो दिखती कैसी है। हम एक आर्टिस्ट को बुलाकर उनका स्केच बनवा लेते हैं और अखबार में छपवा देते हैं। वो जहां भी होंगी खुद ब खुद आपके पास लौट आएंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है अजय, उसकी पेंटिंग तो मैं खुद भी बिना उसे देखे बना सकता हूँ, पर हमारे ऐसा करने से उसकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। अगर शक्ति को ये बात पता चल गई कि रति जिंदा है तो वो मेरे सामने आते ही सबसे पहला वार रति पर ही करेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। शिव की बातें सुनकर अजय भी सोच में पड़ गया, पर तभी शिव फिर से बोला, और वैसे भी मेरे सबके सामने आते ही मेरे जिंदा होने की खबर अखबारों में अपने आप छप जाएगी, और रति, वो मेरे जिंदा होने की खबर पड़ते ही भागी भागी मेरी बाहों में चली आएगी। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी और उसने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में ली और शिव से बोला, शिव, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। इसे सालों पहले मेरे परदादा ने बनवाया था। मेरी माँ शायद इस वक्त यही होगी। आरती का समय जो हो गया है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आरती में शामिल हो जाते हैं।
महाकाल का भक्त हूँ मैं अजय, और आज उनकी ही कृपा से मैं और मेरी पत्नी दोनों जिंदा हैं। इसलिए उनकी आरती में शामिल होना मेरी खुशनसीबी होगी। चलिए, इतना कहकर शिव गाड़ी से बाहर आया और फिर से बोला, वैसे कल आपसे मिलने मैं यही आया था, पर आपको भंडारे में बिजी देखकर लौट गया, वरना शायद कल ही आपसे मुलाकात हो जाती। ओह, आप कल यहाँ आए थे। आई एम सॉरी शिव, मैं आपसे मिल नहीं सका। अजय के इतना कहते ही शिव ने मंदिर की ओर देखा और बोला, वो जो वहाँ मंदिर में बैठे हैं ना अजय, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो हम क्या है, उन्होंने हमारा मिलना आज लिखा था, सो हम मिल लिए। अब देखना ये है कि मेरी और रति की किस्मत में इन्होंने कितनी लंबी जुदाई लिखी है। शिव की बातें सुनकर अजय बहुत इम्प्रेस हुआ और बोला, आप तो सच में इनके बहुत बड़े भक्त हैं। आप फिक्र मत लीजिए शिव, ये अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में उन्हें पास भी ये खुद ही करवाते हैं। बहुत जल्द आपकी खोई हुई खुशियां आपके पास लौट आएगी। आइए आरती में चलते हैं। शिव ने सिर हिलाया और दोनों अपने जूते उतारकर मंदिर में आ गए। जहां आरती बस शुरू ही होने जा रही थी, तभी रति भी वहां आ गई। लगता है आरती शुरू ही होने वाली है, इतना कहकर वो अपने घर की ओर दौड़ी। उसने अपना बैग वही खाट पर पटका और आरती में जाने लगी। तभी पास में रहने वाली काकी वहां आकर उससे बोली, काजल बिटिया, ये खत आया है बैंक से, जरा देख तो अंग्रेजी में क्या लिखा है। रति ने मुंह बनाया और लेटर पढ़ने लगी, पर उसे पढ़ते ही उसके चेहरे की चमक परेशानी में बदल गई। उसका चेहरा देखकर काकी ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, क्या लिखा है इसमें? रति परेशान होकर बोली, काकी ये तो आपके घर को खाली करने का नोटिस है। आपने ये घर बैंक के पास गिरवी रखा था क्या? काकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वही खाट पर बैठकर रोने लगी। रति तुरंत उनके पास बैठी और उन्हें संभालते हुए बोली, काकी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? बेटिया, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मैंने घर गिरवी रखकर लोन लिया था, पर मेरा बेटा तो दिल्ली में ऐसा रमा कि उसने पलटकर आज तक मुझे देखा भी नहीं, काकी रोते हुए बोली। रति परेशान होकर सोच में पड़ गई। दूसरी ओर आरती खत्म होते ही अजय बोला, लगता है माँ आपके आने का इंतजार कर रही है, इसलिए आज आरती में नहीं आई। हमें भी चलना चाहिए, अरुण साहब भी आते ही होंगे, चलिए। दोनों गाड़ी में बैठकर बस कुछ ही देर में होटल पहुंच गए। शिव ने होटल का बिल पे किया और अपना सामान लेकर अजय के साथ ऑफिस के लिए निकला। अजय ने ड्राइव करते हुए पूछा, आपसे एक बात पूछूं शिव? शिव ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अजय ने ड्राइव करते हुए पूछा, आपके अंकल अरुण मित्तल साहब क्या आपको सच में अपने शेयर्स दे देंगे? मेरा मतलब है कि दौलत के लिए तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, तो ये तो फिर भी आपके पापा के दोस्त है। क्या आप श्योर है कि आपके अंकल यूं ही सिर्फ आपके कहने पर आपको अपने हिस्से के शेयर्स दे देंगे? हाँ मैं श्योर हूँ, पर अगर आप जो कह रहे हैं वैसा हुआ तो अंकल की जो भी शर्त होगी मैं बिना उनसे सवाल किए मान लूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी की कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है, वरना शक्ति सब कुछ बर्बाद कर देगा। शिव उसकी ओर देखकर बोला। अजय एक बार फिर से मुस्कुरा दिया और कुछ ही देर में दोनों वापस ऑफिस पहुंचे। दोनों गाड़ी से बाहर आकर ऑफिस में जाने लगे, पर तभी शिव की नजर लॉबी में सोफे पर बैठे अरुण पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। अंकल, उसने अरुण को पुकारा। उसकी आवाज सुनकर अरुण ने तुरंत उसकी ओर देखा, पर शिव को अपनी आंखों के सामने देखकर वो हैरानी से उठ खड़े हुए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।